गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग फंडामेंटल राइट्स टॉपिक से जितने भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आए हैं सभी को आज हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। सभी को जो इस चैनल से फर्स्ट टाइम अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके जानकारी के लिए बता दें कि इस चैनल पे पॉलिटिक्स से जितने भी रिलेटेड टॉपिक्स हैं जो बीपीएससी के एग्ज़ाम्स में जिससे सामान्यतः प्रश्न पूछे जाते हैं उनका अलग से जो है क्लास लेक्चर सीरीज अलग प्लेलिस्ट में बना हुआ है। साथ ही उन टॉपिक्स में जितने भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आए हैं सभी को डिटेल से जो है डिस्कशन किया गया है और उसका भी अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो उसी कंटिन्यूएशन में फंडामेंटल राइट्स जो टॉपिक है क्लास के माध्यम से लेक्चर्स के माध्यम से कंप्लीट किया जा चुका है। अब हम लोग जितने भी प्रश्न आए हैं फंडामेंटल राइट्स से पूर्व में सभी को हम लोग जो है आज कवर करने की कोशिश करेंगे विथ लिटिल बिट जो है डिटेलिंग, क्योंकि अगर आप लेक्चर्स नहीं भी सुने हैं, अगर आपके पास समय कम है, आपका कोई प्रीलिम्स नज़दीक है तो आपके ये काम आएगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, कौन सा जो नीचे में स्टेटमेंट है वो सही है। द नेहरू रिपोर्ट 1928 हैड एडवोकेट द इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्या नेहरू रिपोर्ट ये इस बात को एडवोकेट किया था कि फंडामेंटल राइट्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन में हो? ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। फंडामेंटल राइट्स जो आपको पता है जो नेहरू रिपोर्ट है उसके द्वारा जो है आप कह सकते हैं कि एडवोकेट किया गया था। ठीक है, अब इस साथ ही इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा कि 1931 में जो कराची अधिवेशन है, ठीक है, वहाँ पर आपका जब सरदार पटेल उसकी अध्यक्षता कर रहे थे तो वहाँ पर रिजोल्यूशन के रूप में दो रिजोल्यूशन लिया गया था, फंडामेंटल राइट और साथ में जो है नेशनल आपका इकोनॉमिक पॉलिसी। ये भी एग्जाम्स में कभी कभी पूछता है। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट पूछता है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रिफर टू फंडामेंटल राइट्स। बिल्कुल नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में इस तरीके का कोई प्रावधान नहीं था। अगर आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट याद होगा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट उस तरीके की बात करता है कि एक फेडरेशन की बात करता है, ऑल इंडिया फेडरेशन की बात करता है, जो एक्चुअली में प्रैक्टिकली कभी नहीं हो सका क्योंकि प्रिंसली स्टेट कभी एग्री नहीं हुए। यहाँ पर जो है बाइकैमरलिज्म जो है सेंटर में स्टार्ट होता है, जो प्रोविंशियल जो ऑटोनॉमी है उसको दिया जाता है। ठीक है, उसके साथ ही जो लेजिस्लेटिव असेंबली जो था उन आप कह सकते उसका जो है वो बढ़ाया गया था। ठीक है, पहले 6 आप कह सकते हैं प्रोविंसेस थे, उनको 11 कर दिया गया था। ठीक है, उसके साथ ही उन चीज़ों को जो है जो रिजर्वेशन का जो सेपरेट इलेक्टोरेट का कंसेप्ट था उसको बढ़ाया गया था, उसमें जो है वुमेन और डिप्रेस्ड क्लासेस को भी ऐड किया गया था। साथ ही जो फ्रेंचाइज था, एडल्ट फ्रेंचाइज जो तो नहीं था उस समय, वो उस समय जो फ्रेंचाइज था यानी वोटिंग देने का जो राइट था उसको भी इंक्रीज किया गया था। ठीक है, आपको पता है उसमें जो वोटिंग राइट्स थे उनको जो है एजुकेशन, इनकम टैक्स, ठीक है, प्रॉपर्टी, इन चीज़ों से लिंक था। तो ये इस तरीके के प्रोविज़न 1935 में थे, पूर्व में भी हम लोग इसको डिस्कस किए हैं। अगस्त ऑफर 1940 इंक्लूडेड द फंडामेंटल। क्या अगस्त ऑफर में फंडामेंटल राइट से कोई बात था? नहीं। अगस्त ऑफर किस लिए हम लोग जानते हैं? अगस्त ऑफर में इसको आप ऐसे समझिए, देखिए है क्या कि जो संविधान के बारे में आप कह सकते हैं कि जो इन प्रिंसिपल जो सबसे पहले जिसके बारे में चर्चा किए, ठीक है, वो थे एम एन राय जो एक कम्युनिस्ट लीडर थे। ठीक है, 1934 का बात है। 1935 में क्या होता है कि कांग्रेस के द्वारा जो संविधान सभा है उसको ऑफिशियली जो है आप कह सकते हैं उसकी डिमांड रखा जाता है। और 1938 में पंडित नेहरू इस बात का एडवोकेसी करते हैं कि जो संविधान सभा बनेगा वो इंडियंस के द्वारा ही बनेगा और वो भी एडल्ट फ्रेंचाइज के आधार पर। तो ऑल दो इस चीज़ को जो है इन प्रिंसिपल जो है अगस्त ऑफर में एक्सेप्ट कर लिया गया था। ठीक है, लेकिन कहीं भी फंडामेंटल राइट का बात नहीं था। ठीक है, द क्रिप्स मिशन 1942 रिफर टू फंडामेंटल राइट्स। क्रिप्स मिशन भी जो है संविधान सभा से रिलेटेड है, जहाँ की इस बात को क्रिप्स जो स्टैफोर्ड क्रिप्स थे वो प्रस्ताव दिए कि जब वर्ल्ड वार सेकेंड ख़त्म हो जाएगा उस समय हम लोग जो है इंडिया को डोमिनियन स्टेटस प्रोवाइड करेंगे, साथ ही हर प्रोविंस को वो आज़ादी रहेगा कि वो अपने तरीके से जो है अलग हो सकता है।
तो इसको लेके कांग्रेस को नाराजगी था। वहीं दूसरी तरफ जो मुस्लिम लीग था उनका ये कहना था कि हमको इस जो पाकिस्तान का डिमांड पता है कि अब 1939 के बाद उनका इंक्रीज हो गया था, तो उनका कहना था कि इस प्रस्ताव में सेपरेट पाकिस्तान को एक्सप्लिसिट तरीके से नहीं कहा गया, इसलिए उनके द्वारा भी रिजेक्ट किया गया। यानी क्रिप्स मिशन को इस आधार पर कि पोस्ट डेटेड चेक है, ठीक है, महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था, तो उस आधार पर जो है रिजेक्ट किया गया था, ठीक है। लेकिन ये सारे डिस्कशन के बीच क्रिप्स मिशन जो है कहीं भी फंडामेंटल राइट के बारे में कोई बात नहीं करता। तो इतना डिस्कशन से आपको पता है कि सिर्फ वन स्टेटमेंट है। ये सारे डिस्कशन इसलिए कि ये भी रिपीटेटिव किसी न किसी तरीके से एग्जाम्स में आपसे पूछा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? राइट्स आर क्लेम्स ऑफ द स्टेट। क्या राइट जो है स्टेट का क्लेम हो सकता है? बिल्कुल नहीं। राइट्स किसका क्लेम होगा? सिटीजन का क्लेम होगा। किसके? देखिए, जब कभी भी राइट की बात करते हैं तो सिटीजन ही तो स्टेट के अगेंस्ट का क्लेम होगा। तो ये चीज़ होना चाहिए, ना कि ये उल्टा स्टेटमेंट, तो ये गलत होगा। राइट्स आर प्रिविलेज विच आर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट। क्या राइट जो है किसी तरीके का जो है विशेषाधिकार है जिसको किया, ये भी नहीं है। राइट्स आर क्लेम्स ऑफ द सिटीजन अगेंस्ट, ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है, ठीक है। राइट्स आर प्रिविलेज ऑफ ए फ्यू सिटीजन अगेंस्ट मैनी। क्या कुछ लोगों का विशेषाधिकार है किसी अन्य लोगों के प्रति? ये बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि यह स्टेटमेंट बिल्कुल ही रॉन्ग है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है। राइट हमेशा जो है स्टेट के विरुद्ध, जो सिटीजन है उनका क्लेम होगा राज्य के प्रति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज गिवन द पावर टू इन्फोर्स द फंडामेंटल राइट्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन? आपको ये बात का पता है कि जो है अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो आर्टिकल 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट को पावर है कि वो रीट जारी कर सकता है। और आर्टिकल 32 क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी प्रोवाइड करता है, ठीक है। लेकिन साथ ही हाई कोर्ट को भी आर्टिकल 226 के तहत जो है रीट जो है जारी करने का है। यानी जो फंडामेंटल राइट्स अगर वायलेशन होता है तो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जो है उसको इन्फोर्स करा सकता है। तो ये सारे ऑप्शंस में ऑल कोर्ट्स इन इंडिया गलत है। क्यों? क्योंकि लोअर कोर्ट्स को इस तरीके का अधिकार नहीं है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है रिट जारी कर सकते हैं। पार्लियामेंट नहीं। प्रेसिडेंट के पास इस तरीके का कोई पावर है नहीं। तो ये कोर्ट के पास है, ठीक है। आर्टिकल 30 एंड 226। फंडामेंटल राइट्स आर क्या है? क्या वो जस्टिसिएबल है, नॉन जस्टिसिएबल है, फ्लेक्सिबल है, रिजिड है? देखिए, जस्टिफिएबल मतलब क्या होता है कि उसका मीनिंग होता है कि अगर किसी भी तरीके से फंडामेंटल राइट्स का अगर वायलेशन होता है तो आप कोर्ट में मूव कर सकते हैं, ठीक है, यानी उसको इन्फोर्स करा सकते हैं। तो ये फंडामेंटल राइट जो है जस्टिसिएबल है, जस्टिफिएबल है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। हु एमंग द फॉलोइंग पर्सन सेड फॉर द फंडामेंटल राइट्स? ए फंडामेंटल राइट्स के बारे में किनके द्वारा यह बात कहा गया? ए प्लेज टू आवर पीपल, हमारे जो लोग हैं उनके प्रति एक प्रतिज्ञा है, एंड एक पैक्ट है, एक आप कह सकते हैं एक संधि है, एक जो है अनुबंध है जो सभ्य दुनिया उनके साथ। ये फेमस स्टेटमेंट जो है राधा कृष्णन का है। इसमें क्योंकि पर्सनालिटी बेस्ड स्टेटमेंट है तो इसमें अगर आपको पता है तो ऐसे क्वेश्चन का आप एग्जाम्स में लगा सकते हैं, नहीं पता है तो इसका आप जो है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन नहीं पूछा गया, ये स्टेटमेंट बेस्ड पूछा गया, तो अगर रिपीट करके एग्जाम में दोबारा आता है तो इसको आप याद रखिएगा। द राइट्स आर कॉल्ड फंडामेंटल राइट, कहता है जो ये फंडामेंटल राइट्स के बारे में कहा, इट इज रिटेन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बिल्कुल बात सही है। इट इज डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक है, सही है। इट इज ए पब्लिक वेलफेयर, ऐसा है क्या? पब्लिक वेलफेयर से संबंधित फंडामेंटल राइट में कोई बात हम लोग करते हैं? नहीं, तो ये चीज़ जो है आपका नहीं होगा, ठीक है। इट इज़ एसेंशियल फॉर पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये आपका पब्लिक जो वेलफेयर जो है आपका डीपीएसपी में रिलेटेड होता है, ना कि आपका फंडामेंटल है। तो इस आधार पे आप ऑप्शन जो होगा आप उसको ये कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। फंडामेंटल राइट्स कांट भी, क्या फंडामेंटल राइट को सस्पेंड नहीं किया जा सकता? बिल्कुल सस्पेंड किया जा सकता है। जब नेशनल इमरजेंसी आता है, ठीक है, तो सस्पेंड किया जाता है, या इमरजेंसी के दौरान भी प्रेसिडेंट के कौन करते हैं? प्रेसिडेंट के द्वारा। ध्यान क्या रखना है, आर्टिकल 20 और 21 जो है आपका सस्पेंड नहीं होता है, ठीक है, लेकिन सस्पेंड होता है, ठीक है। कैन बी सस्पेंडेड बाय ऑर्डर ऑफ प्राइम मिनिस्टर? नहीं, ये प्रेसिडेंट के द्वारा होता है। कैन बी सस्पेंडेड ऑन विल ऑफ प्रेसिडेंट? क्या प्रेसिडेंट अपने बिल पर कर सकते हैं, इनकी इच्छा पर है? नहीं। जब जब होता है, जैसे वार है, एक्सटर्नल एग्रेशन है,
या फिर किसी तरीके का आप कह सकते हैं आर्म्ड रिबेलियन है, और उसे केसेस में जो है ये चीज़ें की जाती है। ठीक है, कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी, जैसा डिस्कशन किए कि ये आपातकाल के दौरान जो है सस्पेंशन प्रेसिडेंट के द्वारा किया जा सकता है, क्योंकि क्या है कि ये जो है आप कह सकते हैं कि जो है इसीलिए इसको कहा जाता है कि सैंक्रोसेंट नहीं है। ठीक है, व्हाट इज द मीन बाय द रूल ऑफ लॉ? रूल ऑफ लॉ से आप क्या समझते हैं? वन एक्ट फॉर ऑल एंड वन जुडिशियरी फॉर लॉ, वन एक्ट फॉर ऑल एंड वन स्टेट फॉर ऑल। तो ये तो आपको ऐसा ही स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, वन स्टेट फॉर ऑल, एक जो है सभी के लिए एक राज्य, एंड वन जुडिशियरी फॉर ऑल, ये भी आपका गलत स्टेटमेंट है। ऑल एक्ट्स फॉर वन, तो ये तो और भी आप समझ सकते हैं यह स्टेटमेंट गलत है। तो एक ही स्टेटमेंट आपको लॉजिकली सही लग रहा है, वन एक्ट फॉर ऑल एंड वन जुडिशरी फॉर। रूल ऑफ लॉ के बारे में जो हम लोग आर्टिकल 14 के तहत अगर जो पढ़े थे, तो उसका मीनिंग क्या था? रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है कि जो है स्टेट के पास आर्बिट्रेरी पावर नहीं हो। ठीक है, यानी उसके पास जो है आर्बिट्रेरी पावर नहीं हो, प्लस जो है इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये दो चीज़ जो है मिनिमम क्राइटेरिया है। ठीक है, यानी स्टेट के पास ऐसा किसी तरीके का जो भी पावर हो, आर्बिट्रेरी तरीके से पावर नहीं हो, प्लस जो है कानून के सामने कोई नॉर्मल सिटीजन हो या प्राइम मिनिस्टर हो या कोई अन्य व्यक्ति हो, इक्वली जो है उनको कानून के समक्ष खड़ा होना होगा। जो हम लोग इस बात का चर्चा भी क्लास में किए थे कि किस तरीके से जो है जो तराजू है वो दिखाता है कि एविडेंस को, प्लस जो आँख पर जो पट्टी लगी हुई है उस किस चीज़ को दिखाता है कि कानून के सामने सभी लोग बराबर हैं। तो ये सारी बातें क्लास में हम लोग किए थे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जो है देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज द मेन फीचर ऑफ रूल ऑफ लॉ? रूल ऑफ लॉ का जो मेन फीचर है क्या होना चाहिए? ठीक है, लिमिटेशन ऑफ पावर, ये बिल्कुल अभी हम लोग जस्ट डिस्कशन किए कि आर्बिट्रेरी पावर नहीं होगा, क्योंकि अगर अनलिमिटेड पावर हो जाएगा तो आर्बिट्रेरीनेस बढ़ जाएगा, इसलिए लिमिटेशन ऑफ पावर सही है। इक्वालिटी बिफोर लॉ अभी जस्ट आपसे चर्चा किए, बिल्कुल सही है। पीपल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गवर्नमेंट, ऐसा हम लोग अभी रूल ऑफ लॉ में कोई बात किए क्या? नहीं। ठीक है, लिबर्टी एंड सिविल राइट, ठीक है, लिबर्टी एंड सिविल राइट इसलिए क्योंकि उसके माध्यम से वो चीज़ें अचीव हो सकता है। ठीक है, और सर्टेन जो है इस ऑप्शंस को देखते हुए आपका आंसर फिर ये हो जाएगा। ठीक है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ द पावर टू सस्पेंड, ये हम लोग अभी जस्ट डिस्कशन किए थे कि जो है आपका ये जो है फंडामेंटल राइट्स को जो है आप कह सकते हैं प्रेसिडेंट को पावर है सस्पेंड करने का। ठीक है, चलिए ये हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द फंडामेंटल राइट्स हैव बीन प्रोवाइडेड टू सिटीजन। देखिए आर्टिकल 12 से लेके 35 तक जो टॉपिक है, जिसको कि हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं, पार्ट 3 भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स है, और जिसका जो अनुच्छेद है वो 12 से लेके 35 तक है। ठीक है, 12 में आपको अगर याद होगा तो स्टेट का डिफिनेशन है। ठीक है, वहाँ से लेके 35 तक है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज फंडामेंटल राइट्स टू द सिटीजन। ये सेम क्वेश्चन है 12 से 35 तक का। ठीक है, ये भी सेम क्वेश्चन है, आप इससे यह पता लगाए कि ये अलग अलग एग्जाम्स में रिपीटेबल मतलब बराबर पूछा गया है। तो जरूर याद रखिएगा भाग 3 प्लस आर्टिकल 12 से 35 तक। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में क्या सही है। इसके बारे में कहता है कि दे आर ए गारंटी अगेंस्ट स्टेट एक्शन, बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का किसी के द्वारा स्टेट के एक्शन से अगर वायलेट होता है तो आप कोर्ट जा सकते हैं, यानी गारंटी प्रोवाइड करता है। दे आर इन्यूमरेटेड इन पार्ट 3 भाग 3 में, अभी जस्ट भी डिस्कशन के, बिल्कुल पार्ट 3 में जो है ये करता है। दे इंश्योर सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, दे आर अनलाइक बिल ऑफ राइट्स, नहीं, जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है वो बिल ऑफ राइट जिस तरीके से यूएसए का है उसी के तरीके से है। तो फोर्थ स्टेटमेंट तो आपका गलत है। ठीक है, 1 और 2 सही है। 3 में जो है जनरली इस तरीके से इसको देखा जाता है कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो पॉलिटिकल जस्टिस तो देता ही, और कुछ सर्टेन एक्सटेंट तक सर्टेन आर्टिकल्स अगर आप देखिएगा, जैसे कि आप 16 देख लीजिए, 15 देख लीजिए या 17, वहाँ पर आपको सोशल जस्टिस का भी मिलता है। सारे आर्टिकल्स जो है पॉलिटिकल नहीं है, लेकिन कुछ सर्टेन एक्सटेंट तक सोशल एवं इकोनॉमिक जस्टिस भी जो कुछ आर्टिकल्स हैं प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे आर्टिकल 19 देख लीजिएगा, 21 देख लीजिएगा,
तो आप कह सकते हैं एक्सप्लिसिट नहीं है, इम्प्लिसिट तरीके से, तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही होगा। ऑल दो ये अलग अलग इंटरप्रिटेशन इसके अलग अलग जो एक्सपर्ट है उनके द्वारा किया जा सकता है, ठीक है। तो कहीं पर इसका आंसर आपको 1 और 2 मिलेगा, कहीं पर इसका आंसर जो है 1, 2 और 3 मिलेगा। तो ये वेरियस इंटरप्रिटेशन, या कभी कभी सेम क्वेश्चन का अलग अलग अगर है पीसीएस में आया हुआ तो अलग अलग आंसर्स भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो तैयार किया गया इसके अनुसार से सिर्फ इसको पॉलिटिकल जस्टिस मान रहा है, जहाँ से भी ये क्वेश्चन उठाया गया, लेकिन कहीं कहीं पर इसका आंसर उस तरीके से भी मिलेगा कि जो है सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस भी रहेगा, ठीक है। इन विच आर्टिकल ऑफ द कंट्री इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इज प्रोवाइडेड, ये आपको पता है जो आर्टिकल 14 है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ दोनों की बात करता है, तो ये आपका आर्टिकल 14 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ए लेजिस्लेशन विच कॉन्फर्स ऑन एक्सिक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी अनगाइडेड एंड अनकंट्रोल डिस्क्रिशनरी पर, देखिए ये जैसे ही ये चीज़ होगा तो इसमें क्या होगा, राइट जो भी आपका आप कह सकते हैं राइट टू इक्वालिटी जो है उसमें वायलेट होगा। अगर किसी को जो है आप कह सकते हैं कि उस तरीके का डिस्क्रिशनरी पावर जो है अगर मिला और जो भी अनकंट्रोल्ड हो तो उसमें क्या हो सकता है, किसी को फेवर हो सकता है और उसे केस में क्या हो जाएगा, आपका राइट टू जो आपका इक्वालिटी है उसका वायलेशन हो सकता है। तो क्या पूछता क्या है, एप्लीकेशन वायलेट्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग। देखिए 44 तो आपको पता है कि यूसीसी से है तो ऐसे भी नहीं होगा। 32 क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी है उससे नहीं होगा। 28 क्या है, आपको पता है कि ये जो है राइट टू फ्रीडम रिलीजन से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये ऐसे केस में जो है आपका आंसर जो है आर्टिकल 14 हो जाएगा, और ऐसे भी इसको सिंपली आप इंटरप्रेट कर सकते हैं। 18 हम लोग देखते हैं कि दी राइट टू इक्वलिटी इज गिवन। राइट टू इक्वलिटी, ये देखिए इक्वलिटी का जो आर्टिकल है आपका 14 से लेके 18 तक है, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं 13 है क्या, नहीं है। 14, 15 एंड 16, 14 से 18 के बीच जो भी आर्टिकल्स रहता है वो हो जाता है, तो ऐसे केस में आपका आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन एडमिशन टू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज। ये देखिए 15(5) के तहत दिया गया है। 15 आर्टिकल अगर याद हो आपको तो हम लोग स्टडी किए थे कि किस प्रकार से जो स्टेट जो है रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ इत्यादि के आधार पर केवली आधार पर जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। हम लोग साथ ही इसमें यह भी पढ़े थे कि जो शॉप्स है या फिर जो है रेस्टोरेंट्स है या पब्लिक जो प्लेसेस है वहाँ पर जो है उनको एंट्री जो है उनका प्रवेश किसी भी तरीके से उन आधार पर नहीं रोका जा सकता। सेक्स, रेस जो है प्लेस ऑफ बर्थ इत्यादि के आधार पर नहीं रोका जा सकता, ठीक है। लेकिन जो है ये भी हम लोग देखे थे कि जो बेल्स है, टैंक्स हैं, ठीक है, इत्यादि का भी जो उपयोग में किसी भी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। हाँ उसमें फिर यह देखे थे कि जो उसके एक्सेप्शंस में हम लोग देखे थे कि वुमेन और चाइल्ड के लिए, अगर उसके आर्टिकल 3 को याद कीजिए, क्लाउज 3 को, तो वुमेन एंड चाइल्ड के लिए स्पेशल प्रोविज़न किया जा सकता है। उसी तरीके से अगर 15(4) अगर याद होगा तो वहाँ SC, ST एंड सोशली एवं एजुकेशनली जो आपका बैकवर्ड क्लास है उनके लिए स्टेट जो है एक्शन ले सकता है, ठीक है। लेकिन जैसे एक्सप्लिसिट तरीके से जो आपका जो आप अमेंडमेंट जो हुआ उस वो ऐड हुआ है आपका 15(5), जिसमें कि यह प्रावधान किया गया कि जो रिजर्वेशन का लाभ है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो है OBC, SC, ST को दिया जाए। तो ये 15(5) इसका आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कोई अलग तरीके का प्रोविजंस की बात करेगा, रिजर्वेशन का अगर सिर्फ बात करेगा तो 15(4) हो जाएगा, लेकिन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का स्पेशली बात करेगा तो 15(5) हो जाएगा, ठीक है। और इसके आगे में आपको पता है कि क्या होगा, PWS का हो जाएगा जो 130 15(6) में, ये क्या है 103 जो अमेंडमेंट है इसके द्वारा ऐड किया गया था, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन इंदिरा साहनी। इसकी देखिए इंदिरा साहनी केस के पहले आपको थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए हुआ क्या था कि जो टर्म हम लोग आर्टिकल 15 और 16 में पढ़ते हैं, सोशली एवं एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, तो इसको ये डिफाइंड नहीं किया गया था। तो इसको डिफाइन करने के लिए पहले जो है एक कमेटी बना, उस कमेटी का नाम था काका का लेवलकर कमेटी, 1953 की बात है।
फिर ये रिपोर्ट दिए। रिपोर्ट में जो है यह दिया गया कि वुमेन सहित जो है लगभग 70 वुमेन को भी जो है इसका पार्ट माना गया था। अब अप्रोक्सी जो 70% रिजर्वेशन का जो है रिकमेंडेशन हुआ, जो सरकार के द्वारा जो है रिजेक्ट कर दिया गया। अब फाइनली जो है आपका जब जनता पार्टी आता है उसमें बीपी मंडल कमीशन बनता है और ये 1980 में जो है आपका रिपोर्ट देता है। रिपोर्ट सरकार के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाता है और लेकिन ये लागू नहीं होता है। जब बीपी सिंह की सरकार 90 में आती है, ठीक है, तो उस समय ये रिपोर्ट जो इसके आधार पे रिजर्वेशन जो है इसमें, हाँ, बीपी मंडल जो है 27% जो है ओबीसी रिजर्वेशन की बात करते हैं, जिसको कि लागू किया गया। उसके बाद जो नरसिंहा राव होते हैं उनके द्वारा 2 और एडिशन किया गया। उसमें आर्थिक आधार पे जो है 10% का जो है ऐड किया गया, प्लस जो है ओबीसी के लिए क्रीमी लेयर का कंसेप्ट लाया गया। फिर इसको चैलेंज किया गया इंदिरा साहनी केस में, ठीक है। इंदिरा साहनी केस में जजमेंट का अगर आप क्रक्स आपको बताएं तो इसमें यह था कि जो 27% रिजर्वेशन जो ओबीसी को दिया जाना था उसको कोर्ट के द्वारा सही ठहराया गया, अपहेल्ड किया गया। जो ईडब्ल्यूएस को 10% दिया गया था उसको जो है यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया गया, यानी उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया गया। साथ ही यह बताया गया कि जो रिजर्वेशन का है जो मैक्सिमम लिमिट है वो 50% हो सकता है। साथ ही यह बताया गया कि जो ये रिजर्वेशन दिया जाना है सिर्फ और सिर्फ अपॉइंटमेंट में दिया जाना है, ना कि किसी भी तरीके से प्रमोशन में दिया जाना है। तो इन चीज़ों का जो है आपको ये किया। साथ ही जो क्रीमी लेयर का जो नरसिम्हा राव की जो सरकार था उनके द्वारा जो लागू किया गया था, तो क्रीमी लेयर जो है वो वहाँ से उसको अपहेल्ड किया गया। बाद में इसी क्रीमी लेयर के स्टडी के लिए रामनंदन कमेटी वगैरह का गठन होता है, ठीक है। तो ये सारे इस कॉन्टेक्स्ट को आप ध्यान रखिएगा। बाकी हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट क्या किया गया रिगार्डिंग द इशू ऑफ द ओबीसी रिजर्वेशन, ये अभी जस्ट आपसे डिस्कशन किए। बेसिक स्ट्रक्चर से है क्या, नहीं, इसमें कौन सा है, केशवानंद भारती केस बेसिक स्ट्रक्चर। जब देखते हैं अप्रूव द रिजर्वेशन ऑन प्रमोशन ऑफ एससी, नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। अभी हम चर्चा किए कि अपॉइंटमेंट में सिर्फ उसी की बात करता है। एक्सटर्नल रिजर्वेशन फॉर एससी एसटी, नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। तो इसका ऑप्शन जो है ए हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स प्रेसिडेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ओवर लॉ। ये आपका फेमस है कि आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 में क्या कहता है कि अगर कोई भी जो कानून है अगर कॉन्ट्रावेन करता है किसी भी फंडामेंटल राइट को, तो वो आप कह सकते हैं वो लॉ जो है इनवैलिड होगा, ठीक है। तो ये आपका कहाँ देखने को मिलेगा, आर्टिकल 13 में। 32 हम लोग चर्चा किए कि क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो आपका रिमेडी है, ठीक है, उसके बारे में है। 245 जो आर्टिकल है वो उन चीज़ों से रिलेटेड है कि किसी कानून का जो है जुरिडिक्शन वगैरह कितना होगा उसके बारे में, ठीक है। तो आर्टिकल 13, ठीक है। चलिए, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ आर्टिकल 13 का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू सिक्योर द पारामाउंसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिगार्डिंग, किसके बारे में, अभी जस्ट चर्चा किए कि अगर कोई फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करता है कोई भी कानून, उसका फंडामेंटल राइट्स का वायलेट करता है तो वो कानून या उस कानून के उस हिस्से को जो है इनवैलिड माना जाएगा। तो ये आपका यानी किसको महत्व देता है, फंडामेंटल राइट्स को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स बिलोंग्स टू डिफरेंट कैटेगरी। 14, 15, 16, देखिए 14 से लेके 18 तक क्या है आपका राइट टू इक्वलिटी का है, तो 19 किस में चला जाता है, फ्रीडम वाले में चला जाता है, तो ये अलग है इसलिए ये अलग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द राइट टू फ्रीडम इज गारंटेड बाय 4, राइट टू फ्रीडम आपको पता है आर्टिकल 19 से 22 तक है, ठीक है। तो जो ऑप्शन होगा इसमें देखिए ऑप्शन ए है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन आर्टिकल इज ए फंडामेंटल राइट क्लासिफाइबल अंडर, ये देखिए किसके अंदर है, 14 से 18 हम लोग चर्चा किए कि राइट टू इक्वलिटी के अंदर है। तो ये सेम क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछा गया, राइट टू इक्वलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। द राइट टू इक्वलिटी सेम क्वेश्चन है, आर्टिकल 14 से 18 तक का है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन फंडामेंटल राइट टू इक्वलिटी एज इंश्राइंड, ठीक है। अब देखिए इक्वलिटी बिफोर लॉ बिल्कुल, सोशल इक्वलिटी बिल्कुल सही है, इक्वल अपॉर्चुनिटी, ये देखिए सोशल इक्वलिटी आपको जो है
आपको देखने को मिलेगा 15, 16 इत्यादि में, एक आपको 14 में देखने को मिलेगा, इक्वल अपॉर्चुनिटी आपको 16 में। इकोनॉमिक इक्वालिटी की कहीं पर चर्चा है नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। ठीक है, आर्टिकल 24 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चाइल्ड इन फैक्ट्रीज रिलेटेड टू हजार्डस सच एज। ठीक है, अब इसमें ये क्वेश्चन कहता है कि आर्टिकल 24 आपको पता है कि क्या है, कि जो चिल्ड्रेन हैं 14 ईयर से नीचे उनको या तो माइंस है या फैक्ट्री है, ठीक है, या किसी भी प्रकार का हजार्डस है जैसे कि रेलवे या कंस्ट्रक्शन वर्क में रोक लगाता है। ठीक है, तो उसमें जो रोक है किस तरीके का है, एब्सोल्यूट है, पार्शियल है, रीजनेबल है? नहीं, ये बिल्कुल एब्सोल्यूट रोक है, बिल्कुल सही बात है। तो इसलिए जो रोक है वो कम्प्लीटली है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। एक मिनट, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आपका ये हो चुका है नेक्स्ट 26। विच प्रोविजंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स इज डायरेक्टली रिलेटेड टू एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रेन? क्या 17 है? नहीं, 17 किससे रिलेटेड है? आपको पता है कि 17 जो है अनटचेबिलिटी से रिलेटेड है। 19 किससे रिलेटेड है? आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन इत्यादि से है। आर्टिकल 23 किससे है? आपका एक्सप्लॉयटेशन जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, ठीक है, या फोर्स लेबर है उससे है। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन 24 है, तो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। Which article of Indian Constitution is related to the fundamental rights against exploitation? ये सेम क्वेश्चन है, आर्टिकल 24। Which of the following articles of Constitution deals with the fundamental rights related to the exploitation of children? ये आपका सेम क्वेश्चन है आर्टिकल 24 के बारे में। ये भी आपका सेम क्वेश्चन है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन आर्टिकल 24 के बारे में। यानी ये क्वेश्चन बार बार अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये आर्टिकल जो है आपको बहुत अच्छे से याद रखिएगा, एग्जाम्स में जो है बार बार पूछा गया है। ये जो है आपका चाइल्ड राइट्स आर प्रोटेक्टेड इन इंटरनेशनल कन्वेंशन जो आपका है उसमें सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, इसके आपका जो है आर्टिकल 24 का है। ये आपको क्वेश्चन ध्यान रखना है क्योंकि ये जो है डायरेक्ट नहीं, क्वेश्चन पूर्व में पूछा गया था, आप इसको याद रख लीजिए, लेकिन डायरेक्ट अगर एग्जाम्स में अगर कभी पूछा जाता तो हो सकता है कि फर्स्ट टाइम अगर ये आया होगा तो नया क्वेश्चन होगा। ठीक है, इरेडिकेशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन कम्स अंडर विच टाइप? ये जो है फर्स्ट जनरेशन के अंदर ह्यूमन राइट्स अगर आप डिटेल से पढ़िएगा तो उसमें फर्स्ट जो है जनरेशन के तहत जो है इस डिस्क्रिमिनेशन को जो है इरेडिकेशन जो है उसको रखा गया है। ठीक है, तो इसको जो है सोशोलॉजी में डिटेल से पढ़ना है, लेकिन जीएस के हिसाब से अभी उतना डिटेल्स आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। अगर रिपीट होता है क्वेश्चन तो आप इसको ध्यान रख लीजिएगा। अंडर व्हाट प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी? अभी हम लोग चर्चा किए कि किस तरीके से आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी को समाप्त किया गया। अनटचेबिलिटी आपको पता है ना कि क्या है, ये जो है एक तरीके से सोशल डिसेबिलिटी है। ठीक है, सोशल डिसेबिलिटी है ये, जो आप उस आधार पर इसमें जो है एक्चुअली में जो है मद्रास हाई कोर्ट जो है आपका मैसूर हाई कोर्ट जो है इसको डिस्क्राइब किया था, क्योंकि ये डिफाइंड नहीं है कहीं अनटचेबिलिटी कॉन्स्टिट्यूशन में। तो डिफाइन किया था कि सोशल डिसेबिलिटी है जो किसी के पार्टिकुलर जो है कास्ट में जन्म होने के साथ जो है सोशली उनको आप कह सकते हैं कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, उसी को अनटचेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, तो ये आर्टिकल 17 में है। आपको पता है कि वेरियस एक्ट बने हुए हैं, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट वगैरह जो है प्रोटेक्ट बना हुआ है 1955 का। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन है अनटचेबिलिटी एंड प्रोहिबिट्स आपका आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये सेम क्वेश्चन है आपको एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन एवोलिस्ट, ये भी सेम क्वेश्चन है। A court can presume that any act constituting offence was committed on the ground of untouchability if such offence is committed
ये किसके विरुद्ध है? आपको पता है कि ये जो सोशल डिसेबिलिटी जो है, ये सर्टेन जो है, ये जो है आपका शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड, इसका किसी भी तरीके से शेड्यूल ट्राइब से रिलेशन नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये ऑप्शन है, ठीक है। प्रोहिबिशन एंड एबोलिशमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी में बी अचीव्ड बाय, किस किस तरीके से हो सकता है? कानून बना के, बिल्कुल इसके लिए कानून बना हुआ भी है, जैसे प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, ठीक है, और भी वेरियस, जैसे SC/ST एक्ट बना है, ठीक है, जिसमें स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस हैं। इम्प्रूविंग एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन के माध्यम से जो है अवेयरनेस आएगा, उससे होगा। पब्लिक अवेयरनेस, इसके माध्यम से ऑफकोर्स होगा। प्रोवाइडिंग जॉब्स एंड सर्विसेज, देखिए ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप देखिएगा कि जो अनटचेबिलिटी है, इवन जॉब मिलने के बाद भी बहुत लोगों को फेस करना पड़ सकता है, क्योंकि अनटचेबिलिटी में होता क्या है कि सर्टेन कास्ट के लोग किसी के साथ जो है टेबल पर बैठ के एक साथ खाना नहीं खाते हैं, या उनके साथ दूरी रखते हैं, तो ये वर्क मिलने के बाद भी हो सकता है। तो ये सर्टेन, या आप कह सकते हैं इसका अगर दूसरा इंटरप्रिटेशन अगर लगाया जाए, क्योंकि इसमें 1 2 3 4 ऑप्शन नहीं है, तो दूसरा इंटरप्रिटेशन अगर उस तरीके से हो जाए कि अगर जॉब मिलेगा तो उनकी इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव होगी, फिर स्लोली जो है उनको सोसाइटी में जो है उनको आप कह सकते हैं अडॉप्ट किया जाएगा। तो ये भी अगर ऑप्शन 1 2 3 4 होता तो ये इंटरप्रिटेशन पर डिपेंड कर सकता है, लेकिन जो ऑप्शंस एग्जाम्स में दिए गए हैं उसके अनुसार से 1 2 3 ही, क्योंकि उस तरीके का ऑप्शन, क्योंकि 1 2 3 मोस्ट एकदम 100% सही है, 4 आपका इंटरप्रिटेशन पर बेस्ड करेगा, इसलिए इस कंडीशन में आंसर जो है 1 2 3 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अनटचेबिलिटी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चरल वायलेंस, रीजन अनटचेबिलिटी हैज बीन प्रैक्टिस इन नेम ऑफ रिलीजन सेक्शन। ये बिल्कुल बात जो है, दोनों स्टेटमेंट जो है सही है, ठीक है। इसमें विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स वाज अमेंडेड एज ए रिजल्ट ऑफ डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन मद्रास, ये सेम अभी आपके साथ चर्चा किए, ठीक है, कि अनटचेबिलिटी का जो इशू है, राय जो है, वो जो है आपका स्टेट ऑफ वर्ड से मद्रास संकम दोराई राजन में भी जो है डिस्कशन किया गया था, ठीक है। विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू फ्रीडम ऑफ प्रेस, ठीक है। फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है, आपको पता है कि आर्टिकल 19 में क्या है कि आपको बहुत तरीके का जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात की गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या है कि सर्टेन्स जो है आपको उसको और एक्सप्लिसिट तरीके से आपको फ्रीडम ऑफ जो है स्पीच एंड एक्सप्रेस में इसको इंक्लूड किया है, तो इसलिए ये आपका आर्टिकल 19 में आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर द फ्रीडम ऑफ प्रेस, सेम क्वेश्चन है। देखिए फ्रीडम ऑफ प्रेस भी बार बार रिपीटेडली आया है एग्जाम्स में, ठीक है। अंडर विच आर्टिकल शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स हैव बीन गारंटीड फंडामेंटल सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड कल्चरल राइट्स, ठीक है। ये हम लोग जो है डिटेल में अभी डिस्कशन किए कि किस तरीके से आर्टिकल 17 में जो है अनटचेबिलिटी से संबंधित है, और अनटचेबिलिटी अगर समाप्त होगा उससे संबंधित जो है तो उनका जो सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल कल्चरल राइट जो है उसमें इंश्योर होगा। आपको आर्टिकल 20 आपको पता है कि किस तरीके से जो कन्विक्शन होता है उसके के बारे में जो है रिलेटेड है, जो प्रोटेक्शन है। 19 जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच है आपका, 18 जो है एबोलिशन ऑफ टाइटल से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट्स इनकॉर्पोरेट्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, ये किस तरीके का है, ये आपका जो है किसके है, इसमें देखो 14 से 18 हम पूर्व में भी बताए थे कि राइट टू इक्वालिटी का पार्ट है, तो ये राइट टू इक्वालिटी आपका इसका आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट गिव राइट टू फ्रीडम ऑफ बट इट इज इंक्लूडेड इन, जो है देखिए इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट का जो है जजमेंट आया था, या अलग अलग केसेस हैं उसमें फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है, या एगेंस्ट जो सेंसरशिप है वो है, या फिर जो नेशनल फ्लैग होइस्ट करने का अधिकार है, राइट टू इन्फॉर्मेशन का है, उसी तरीके से जो है पीसफुल प्रोटेस्ट का है, पिकेटिंग का है, ये सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 19 को स्कोप जो है इनहांस जो है वेरियस जजमेंट के द्वारा किया गया, ठीक है। इन विच आर्टिकल द फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये हम लोग अभी जस्ट डिस्कशन किए कि आर्टिकल 19 है, ठीक है। फ्रीडम ऑफ न्यूज़पेपर इन इंडिया जो है स्पेशली प्रोवाइडेड बाय आर्टिकल, ये सेम क्वेश्चन है इसलिए इसको नेक्स्ट करते हैं।
एज ए पार्ट ऑफ राइट टू फ्रीडम विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म ऑफ फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली। ये कहता है कि इसमें से कौन सा जो है नहीं है सही। घेराव ऑफिशियल नोट परफॉर्मिंग देयर ड्यूटी, अगर कोई ऑफिशियल ड्यूटी नहीं कर रहे हैं तो उनको घेराव करना। पीसफुल असेंबली, ये तो आपका है ही सही है। पीपल हु असेंबल शुड नॉट बियर आर्म्स, ये भी सही है। अ स्टेट कैन मेक लॉ इम्पोजिंग रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, ये बिल्कुल सही है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन आपको पता है कि लगाया जा सकता है चाहे पब्लिक ऑर्डर के नाम पे या सोवरेंटी इंटीग्रिटी के नाम पे। लेकिन अगर आप सोच के देखें कि जो काम नहीं कर रहे अगर आप उनको घिरेगा तो उसमें क्या होगा, ये पब्लिक ऑर्डर इससे डिस्टर्ब होगा, ठीक है। इसलिए ये जो है उसका पार्ट नहीं होता, ये आपका सही आंसर इसमें हो जाएगा। बाकी तो जो असेंबली देखिए राइट टू असेंबली अगर आपको याद होगा तो हम लोग डिस्कशन किए थे कि असेंबल मतलब क्या होता है कि कॉमन पर्पस के लिए अगर कोई एक जगह जमा हो रहे हैं उनको कहते हैं। इसमें क्या अलाउ किया गया था कि अगर विदाउट आर्म जो है पीसफुल तरीके से जमा हो सकते हैं, लेकिन उसमें रिस्ट्रिक्शन क्या था, पब्लिक ऑर्डर था, सोवरेंटी एंड इंटीग्रिटी था, ठीक है, इन चीज़ों का था। फिर हम लोग इसमें जो है सीआरपीसी के 144 जिसके तहत जो एक्सिक्यूटिव मजिस्ट्रेट को पावर है, जिसको कि वर्तमान में बीएनएस 163 भी बोलते हैं, डिस्कशन किए थे कि किस तरीके से 5% से अगर लोग इकट्ठा हो रहे हैं, विधि व्यवस्था को आप कह सकते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब कर सकते हैं, तो जो एक्सिक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं उस पर रोक लगा सकते हैं, ठीक है, जो फेमसली आप लोग आप धारा 144 के नाम से जानते हैं, लेकिन वर्तमान में 163 हो गया भारतीय न्याय संहिता में, ठीक है। तो ये सब क्लास में लोग डिस्कशन किए थे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रांट ए सिटीजन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में नॉट बी सब्जेक्टेड टू रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है। सोवरेंटी ऑफ इंडिया, पब्लिक ऑर्डर, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, अनबिकम्स। देखिए ये सारे जो है हम लोग बहुत डिटेल से डिस्कशन किए हैं कि ये जो रिस्ट्रिक्शंस है सोवरेंटी के आधार पर जो है आपका हो सकता है, पब्लिक ऑर्डर के आधार पर हो सकता है, कंटेम्प्ट के आधार पर, अनबिकमिंग क्रिटिसिज्म जो है ये आधार नहीं है, ठीक है, इसलिए आंसर इसका ये हो जाएगा, ठीक है। जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के जो हैं वो उसके अंदर क्रिटिसिज्म जो है आधार नहीं है। विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन रिपब्लिक रिलेटिव प्रोटेक्शन ऑफ, ये आपको पता है कि आर्टिकल जो है 21 का है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये जो है आपको सर्टेन आर्टिकल्स दिया हुआ, इसमें कह रहा है कि कौन जो है सही नहीं है। 22 का 1 देता है राइट टू बी डिफेंडेड बाय ए लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ हर। देखिए इसमें वो है कि अगर किसी का अरेस्ट होता है तो उसमें यह प्रावधान है कि उनको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने लिया जाएगा, उनको जो इस ग्राउंड पर अरेस्ट किया गया है वो बताया जाएगा, साथ ही उनको यह अधिकार है कि लीगल प्रैक्टिशनर भी उनको अपने इच्छा के अनुसार रख सकते हैं, तो ये सही है। 22.4 में नो लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन शैल ऑथराइज ए पर्सन मोर देन 3 मंथ, ये भी हम लोग डिस्कशन किए थे कि अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी कोई क्राइम नहीं किया है तब भी अगर उसको अरेस्ट किया गया है तो 3 मंथ से अधिक जो है उसको नहीं रखा जा सकता कस्टडी में, जब तक कि कोई जो है एडवाइजरी बॉडी के द्वारा जो है उसको अलाउ नहीं किया जा सकता। एडवाइजरी बॉडी में बोर्ड में कौन होते थे, जो जज होते हैं हाई कोर्ट के वो होते हैं, ठीक है। तो ये देखते हैं आपका पार्लियामेंट में बाय लॉ प्रिस्क्राइब दी सर्कमस्टांसेज अंडर विच द पर्सन में बी डिटेन फॉर अ लॉन्ग। तो ये पार्लियामेंट को के पास पावर तो है, लेकिन आर्टिकल जो है इसके जो है जो आपका क्लाउज है 7 है, इसलिए ये आपका गलत होगा। नो पर्सन हु इज अरेस्टेड शैल बी इन कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म, ये भी बिल्कुल सही है कि उनको ग्राउंड जिस आधार पर जो है अरेस्ट किया गया उनको बताना जरूरी है, ठीक है। ये आपका आर्टिकल 22 में हम लोग स्टडी किए हैं डिटेल्स। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉलिटी विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड यू एक्सेप्ट एज द मोस्ट अप्रोप्रिएट डिफिनेशन ऑफ लिबर्टी? प्रोटेक्शन अगेंस्ट टायरनी ऑफ पॉलिटिकल रूलर्स, absence ऑफ रिस्ट्रेंट, अपॉर्चुनिटी टू डू व्हाट्स अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वन से फुल्ली। ये बिल्कुल आप बहुत सिंपल है, इसका आंसर डी हो जाएगा। नथिंग मच है इसमें एक्सप्लेन करने के लिए, सिंपल स्टेटमेंट है। नेक्स्ट जो है विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द पर्सन राइट टू ट्रेवल, ये आपका आर्टिकल 21 है। हम लोग चर्चा किए थे कि मूवमेंट का 2 पार्ट होता है, एक पार्ट होता है कि कंट्री के अंदर अगर इंटरनल मूवमेंट की बात करेगा तो आपका आर्टिकल 19 डील करेगा, लेकिन आउटसाइड कंट्री अगर मूवमेंट की बात होगा तो आर्टिकल 21 डील करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट्स इज अवेलेबल अंडर आर्टिकल 19(1)(d) क्लाउज 1 सब क्लाउज डी, रीड विथ आर्टिकल 21। राइट टू ट्रेवल अब्रोड,
ठीक है। राइट टू शेल्टर, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा कि जो पुट्टास्वामी केस में जो दिया गया जजमेंट, राइट टू प्राइवेसी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, बीच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल विद इन द प्रीव्यू ऑफ आर्टिकल 21 के तहत क्या नहीं हो सकता। मेडिकल एड दिया जाना है, बिल्कुल सही है। फ्री जो है सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, ये भी है, आपको पता है विशाखा गाइडलाइंस वगैरह इशू किया गया है। पोल्यूशन, ये भी हम लोग क्लीन एयर की बात किए थे। कैपिटल पनिशमेंट ये नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर envisaged by the right against exploitation in the constitution, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर, ठीक है। ये क्या बोलता है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, यानी आर्टिकल किसकी बात कर रहा है, 23 एंड 24 की बात कर रहा है, ठीक है। बाकी देखते हैं, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक ये कौन सा आर्टिकल का पार्ट है, फोर्स लेवल एंड ट्रैफिक, आर्टिकल 23। नेक्स्ट देखते हैं, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये है क्या, नहीं है। ये किस में था, आर्टिकल 17 में, जो राइट टू इक्वालिटी का पार्ट है, ठीक है। प्रोटेक्शन फॉर इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, नहीं, ये कहाँ का है, इंटरेस्ट जो है आर्टिकल 28 का पार्ट है, जो किसका है, कल्चरल एवं एजुकेशनल राइट्स की बात का है। तो 2 एंड 3 आपका गलत हो गया। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉय ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्री, ये 24 बहुत बार चर्चा की है। तो 1 एंड 4 इसका आंसर होगा, ऑप्शन जिसमें भी होगा, ठीक है, तो सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, दी प्रोविजंस ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन कहाँ से कहाँ तक है, आर्टिकल 25 से 28 तक है। देखते हैं उसके आगे सवाल, फ्रीडम ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन, इसमें हम लोग जो है बिल्कुल सही है, प्रोपेगेट करने का अधिकार। राइट टू वियर एंड कैरी कृपांस, ये भी हम लोग पढ़े थे एक्सेप्शंस में, आर्टिकल जो 25 पढ़े थे कि 6 को जो है ये एक्सेप्शन जो है दिया गया है अधिकार की, वो कृपान के साथ जो है मूव कर सकते हैं, बियर एंड कैरी कर सकते हैं। स्टेट राइट टू मेक लॉज ऑन सोशल रिफॉर्म, ये है जो है बाय 6, ये भी बिल्कुल सही बात है। फोर्थ क्या है, राइट टू कन्वर्जन ऑफ वन रिलीजन ऑफ पीपल बाय रिलीजियस बॉडी, नहीं, ये हम लोग जो है इस चीज़ को बोले थे कि जो ट्रांसमिशन है, कोई भी जो व्यक्ति है, इंडिविजुअल है, वो अपना जो कंसाइंस है, कंसाइंस किसको बोलते हैं, कि एक व्यक्ति का जो इनर, जो आप कह सकते हैं कि आप जो उसका इंडिविजुअल का इनर किस तरीके से जो है क्रिएचर को या गॉड को देखना चाहता है, वो उसकी आज़ादी है। अलग अलग धर्म में भगवान को या किसी जीव जंतु को अलग अलग तरीके से देखते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में कंसाइंस कहता है। प्रोफेस हम लोग पढ़े थे कि जो उसका बिलीफ है उसको वो फ्रीली और ओपनली बोल सकता है, डिक्लेयर कर सकता है। उसके बाद हम लोग पढ़े थे प्रोपेगेट पढ़े थे, जिसमें था कि अपना जो डॉक्ट्रिन है उसके बारे में वो जो है शेयर कर सकते हैं। और ट्रांसमिट में था कि वो दूसरे को जो है बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन यह जो उनका प्रिंसिपल है, उस हद तक दूसरे को फोर्स नहीं करना चाहिए कि कन्वर्जन के लिए, ये कन्वर्जन अलाउड आर्टिकल 25 के तहत नहीं था। तो इसलिए जो ये आपका फोर्थ ऑप्शन है ये गलत है, बाकी तीनों सही है। तो ऐसे स्थिति में ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आर्टिकल 25 का ये किसके अनुसार नहीं है, पब्लिक ऑर्डर के अनुसार जो है, हेल्थ, मोरालिटी, ह्यूमनिज्म, ये आपका नहीं था, आपको डिटेल्स अच्छे से याद होगा कि जो आर्टिकल 25 में जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस थे उसमें 3 चीज़ हम लोग स्टडी किए थे, पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ और मोरालिटी, ह्यूमनिज्म उसका आधार नहीं था, ठीक है। 64 क्वेश्चंस में देखते हैं, रिस्ट्रिक्शंस जो है आपका आर्टिकल 26 में क्या है, ठीक है। फर्स्ट है पब्लिक ऑर्डर, ठीक, बिल्कुल सही है। नेशनल सिक्योरिटी उस तरीके का कुछ था, उसमें आर्टिकल 26 में नहीं, ठीक है। एजुकेशन नहीं, आपका जो है मोरालिटी हाँ, हेल्थ हाँ, सेकुलरिज्म नहीं। तो आपका हो जाएगा 1, 4 एंड 5। सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप लेक्चर सुने होंगे तो आपको अच्छे से ध्यान होगा, ठीक। 65 नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कृपान, ये हम लोग अभी जस्ट स्टडी किए कि आर्टिकल 25 के तहत, ठीक है। आर्टिकल 25 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिफर्स टू, ये अभी हम लोग जस्ट इसको डिटेल से चर्चा किए कि 25 से 28 तक जो है फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में बात करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 27 कौन सा सही नहीं है, आर्टिकल 23 जो है
ट्रैफिक, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर के बारे में, ये बिल्कुल सही है। ये आपका चिल्ड्रन को एम्प्लॉयमेंट को फैक्ट्री माइंस हजार्डस का है, तो ये भी सही है। 26 जो है रिलीजियस अफेयर को मैनेज करने की बात करता है, ये भी सही है। 29 फ्रीडम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एजुकेशन बाय माइनॉरिटी, नहीं, ये जो है आपका आर्टिकल 30 का पार्ट है। आर्टिकल 29 क्या है? आर्टिकल 29 जो है उनका इंटरेस्ट जो है प्रोटेक्ट करने की बात करता है। इंटरेस्ट मतलब उनके कल्चरल एवं जो है उनके एजुकेशनल राइट। इसके तहत 29 के तहत हम लोग क्या स्टडी करते हैं कि जो भी कोई भी सेक्शन सोसाइटी का है, ठीक है, 29 ध्यान रखिएगा, माइनॉरिटी और मेजॉरिटी दोनों के लिए है, ठीक है। उसमें क्या है कि कोई भी जिसका अपना जो लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है, ठीक है, तो इन चीज़ों को जो है वो प्रोटेक्ट जो है कर सकते हैं, ठीक है, कंजर्व कर सकते हैं। तो ये आपका आर्टिकल 29 है। और उसको कंजर्व करने के लिए जो भी है लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है आपका, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी इंस्टीट्यूशन या जो है अगर वो एस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन वो अधिकार जो है आर्टिकल 30 के तहत माइनॉरिटी को दिया गया है, ठीक है, 29। तो इसलिए ये आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कौन सा सही नहीं है, ठीक है। तो ये 23 डिटेल से हम लोग चर्चा किए हैं, 29, 30, ये 31 जो है आपको ये फिर से ये किसका है, अभी चर्चा किए कि आर्टिकल 30 का है, ना कि 31 का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा आर्टिकल जो है ऑल माइनॉरिटी है, ये आपका आर्टिकल हम लोग बार बार ऊपर 3 बार चर्चा किए, तो आर्टिकल 30, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स द राइट ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर, ये किसका है? सेम क्वेश्चन है, आर्टिकल 30 का। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 71, एसर्शन रीजनिंग का सवाल है। इसमें कहता है कि ये कहता है आर्टिकल 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट डिफाइन द टर्म माइनॉरिटी, ये बिल्कुल बात सही है। संविधान में डिफिनेशन देखिए नहीं दिया गया। जो माइनॉरिटी है दो तरीके का होता है, एक होता है रिलीजियस और एक होता है लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक का जो डिफिनेशन जो माना जा रहा है वो जो नेशनल कमीशन फॉर जो लैंग्वेज है उसके 38th रिपोर्ट में ये कहा गया कि किसी भी स्टेट में अगर जो मेजोरिटी के द्वारा जो लैंग्वेज सबसे अधिक जो बोला जा रहा है वो मेजोरिटी हो जाएगा, रेस्ट जो लैंग्वेज है वो माइनॉरिटी लैंग्वेज हो जाएगा। उसी तरीके से जो रिलीजियस माइनॉरिटी की बात की है, तो पहले जो है जो नेशनल कमीशन था उनके द्वारा जो है ये बताया गया था कि जो मुस्लिम्स हैं, सिख है, ठीक है, पारसी हैं, बुद्धिस्ट है, जैन है, ये सारे जो है आपका उसमें माइनॉरिटी हैं। लेकिन बाद में फिर जो है एक TMA पाई फाउंडेशन का एक केस होता है, उसमें यह बताया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि नहीं, ये जो होगा जो माइनॉरिटी होगा वो स्टेट वाइज डिक्लेयर किया जाएगा। इसके माध्यम से क्या होता है कि अगर नागालैंड का एग्जांपल हम लोग क्लास में दिए थे कि वहाँ 10% से कम हिंदू हैं, तो वहाँ के लिए हिंदू भी माइनॉरिटी है। जबकि पूर्व में क्या था कि सर्टेन जो ग्रुप्स थे, सर्टेन जो रिलीजियस ग्रुप्स थे, उनको आइडेंटिफाई कर दिए गए थे। लेकिन TMA 5 फाउंडेशन के बाद जिस स्टेट में जनसंख्या कम रहेगा वो सारे लोग माइनॉरिटी होंगे, ठीक है। तो ये है चीज़ है, ठीक है। तो इस आधार पे आप जो है सेकंड इसका पढ़ लेते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज ओनली लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटी, ठीक है। तो ये बिल्कुल बात सही है, ठीक है, ये भी बिल्कुल बात सही है, लेकिन एक दूसरे का मीनिंग नहीं है। तो उस अनुसार से सर्च रीजनिंग का आंसर जो है B हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आपका आर्टिकल 301 इज रिलेटेड टू राइट टू प्रॉपर्टी, नहीं, राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड कौन है? आर्टिकल आपका 300A, ठीक है। राइट टू प्रॉपर्टी इज ए लीगल राइट बट नॉट ए फंडामेंटल राइट, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि फंडामेंटल राइट कब होता है? जब वो पार्ट 3 के तहत होता है, ठीक है, यानी कि आर्टिकल 12 से लेकर 35 के बीच का पार्ट होता तब होता। पूर्व में क्या था? आर्टिकल 19(1) का सब क्लॉज F एंड आर्टिकल 31 के तहत ये जो है फंडामेंटल राइट्स था। लेकिन जब इनको ये रिपील कर दिया गया, ठीक है, अमेंडमेंट के बाद, तो उसके बाद ये क्या हो गया है कि सिर्फ 300A में शामिल करेगा, तब से ये सिर्फ जो है लीगल राइट के रूप में है, ठीक है। तो थर्ड देखते हैं, आर्टिकल 300 बाय इंसर्टेड बाय 44 में ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 44th अमेंडमेंट के द्वारा, तो ये इसको किया गया था, बिल्कुल सही है।
लेकिन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कांग्रेस गवर्नमेंट नहीं, उस समय किसका गवर्नमेंट था, जनता गवर्नमेंट था। आपको पता है कि इमरजेंसी के बाद जो है सरकार चेंज हो गया था और फर्स्ट टाइम जो है जनता पार्टी की सरकार बनी थी। उस समय जो है मोरारजी देसाई जो है प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 73 विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स आर इन्फोर्स्ड अंडर आर्टिकल 32। ये आपको पता है कि जो है फंडामेंटल राइट्स के बारे में से संबंधित है कि फंडामेंटल राइट्स का अगर वायलेशन होता है तो कोई भी जो सिटीजन है, जिसका एग्रीव्ड जो पर्सन है, वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। यह अधिकार उसको आर्टिकल 32 के तहत मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स कौन है, जुडिशियरी, क्योंकि अगर वायलेशन होगा तो कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ, आपका हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, हम लोग इस बात को भी चर्चा किए थे कि हाई कोर्ट क्योंकि आर्टिकल 32 के तहत नहीं करता तो बाध्य नहीं है, तो ये इसको रिफ्यूज भी कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन जो है जुडिशियरी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों इस चीज़ को सुन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। आपका ये क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। आर.एन. मुंजाल व्यूज सम ऑफ द मेंबर्स ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड बाय। एक संविधान सभा का इस तो बिल्कुल सही है। पंचायती राज जो है बलवंत राय मेहता कमेटी के रिपोर्ट पर रिकमेंड किया गया था, ये बिल्कुल सही है। द प्रेसिडेंट इज द गार्जियन। गार्जियन हम लोग जस्ट ऊपर में चर्चा किया कि फंडामेंटल राइट्स का गार्जियन कौन है, आपका सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, या कहीं पर ऑप्शन जुडिशरी रहेगा तो जुडिशरी होगा, जैसा डिपेंड करेगा ऑप्शन के आधार पर। ठीक है, क्योंकि आर्टिकल 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट को भी व्यक्ति जो भी अग्रीव्ड है वो जा सकता है। अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हु इज द गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, ये हम लोग जस्ट डिस्कशन किए, सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसीडर टू बी गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट, ये भी सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन ऑप्शन आपका हो जाएगा, कहीं जुडिशरी दे देगा, कहीं सुप्रीम कोर्ट दे देगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज द प्रोटेक्टेड ऑफ द सिटीजन, ये भी सेम सवाल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच वन ऑफ द हार्ट एंड सोल, ये देखिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा यह कहा गया था कि जो भी हम फंडामेंटल राइट दे रहे हैं, अगर इस तरीके का कोई फंडामेंटल राइट उनको नहीं प्रोवाइड किया गया कि अगर उसका वायलेशन हो तो उसका अधिकार होना चाहिए कि वो जो वायलेट हुआ है उसके विरुद्ध या तो एक्शन हो या जो लॉ बना वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित हो। तो ये जो कोर्ट में जाने का ये तो इसको इसीलिए ये कहा गया था उनके द्वारा कि जो है ये संविधान का हार्ट एंड सोल है। ठीक है, तो ये फेमस स्टेटमेंट है, आप इसको जो है ध्यान रखें। ये किसके बारे में है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी यानी कि आर्टिकल 32 के बारे में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स बार टर्म हार्ट एंड सोल, सेम क्वेश्चन है, अलग अलग तरीके से इसमें आर्टिकल का नाम दिया है, उसमें जो है उसका डिटेल टेक्स्ट दिया था। अब क्वेश्चन देखते हैं, एसर्शन का है। भीमराव अंबेडकर जो है 32 को सोल के बताए, बिल्कुल सही है। रीजनिंग क्या बताए, द इफेक्टिव रेमेडी जो देता है अगर कोई फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता है, इसलिए कहा भी गया है, तो ये बात भी सही है और इसको जस्टिफाई भी करता है, इसलिए आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीट्स कैन बी इशूड बाय हाई कोर्ट टू सिक्योर द लिबर्टी। देखिए लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल, ये देखिए अगर आपको याद होगा तो हिबस कॉर्पस किसके लिए था कि अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया गया, हिबस कॉर्पस का मीनिंग क्या होता है, टू ब्रिंग द बॉडी ऑफ, मतलब होता है कि कोर्ट के सामने टू हैव द बॉडी ऑफ, जो जिसको अरेस्ट किया गया है उसको कोर्ट के सामने लाया जाएगा और अगर इलीगल तरीके से उसको डिटेन किया गया है तो उसको रिलीज किया जाएगा। ठीक है, तो ये वो आपका रीट है जिसके माध्यम से किसी का लिबर्टी जो है आपका आप कह सकते हैं कि उसको सिक्योर किया जा सकता है। अगर इलीगल तरीके से होगा तो उसमें हिबस कॉर्पस जो होगा। ठीक है, आपका ये आर्टिकल उसके लिबर्टी के लिए जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट आपको पता होगा मैंडामूस हम लोग किसके लिए किए थे, कोई पब्लिक ऑफिशियल्स है या कोई कोर्ट है या पब्लिक बॉडी है जो अपना काम अच्छे से नहीं कर रहा तो कोर्ट उसे क्वेश्चन कर सकता है। प्रोहिबिशन किससे था कि अगर कोई कोर्ट है या कोई क्वासी जुडिशियल बॉडी है जिसको उतना अधिकार नहीं है, यानी अपने क्षेत्राधिकार से जुडिक्शन से बाहर जाकर अगर कोई
किसी केस को सुन रहा है तो उसको रोक लगा सकता है या दूसरे जगह पर ट्रांसफ़र कर सकता है। तो ये है प्रोहिबिशन, जिसका कि मीनिंग था फॉरबिड, मना करना। को वारंटो का क्या मीनिंग था कि अगर कोई पब्लिक ऑफिस में किस अथॉरिटी से वहाँ पर काम कर रहा, जैसे किसी की नियुक्ति स्पष्ट नहीं हो, कोई एडवर्टीजमेंट नहीं निकला और सर्टेन कोई पब्लिक ऑफिस पर अगर कोई है तो उसके बारे में कोर्ट में जो है रिट दायर किया जा सकता है। और यह भी बताए थे कि यह प्राइवेट ऑफिस या मिनिस्ट्रियल ऑफिस के लिए लागू नहीं होता। ठीक है, चलिए ये क्या कहता है कि पोस्टमार्टम किसको बोलते हैं। ठीक है, पोस्टमार्टम देखिए सरसरी जो है उसको कहा गया है। ठीक है, सरसरी मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड। ठीक है, तो अब टू बी सर्टिफाइड मतलब क्या हुआ कि अगर कोई कोर्ट है जिसको यह अधिकार नहीं था उस मैटर को सुनने का और वो उनके द्वारा सुन भी लिया गया है और हायर कोर्ट को यह जो है सुप्रीम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के बिफोर अगर रिट दायर होता है तो इवन फैसला हो गया तब भी उसको क्वाइस कर सकता है। ठीक है, यानी कि पोस्टमार्टम क्या हुआ कि घटना हो गया, उसका फैसला हो गया, उसके बाद इसका ये कर, इसीलिए इसको जो है सरसरी को जो है पोस्टमार्टम कहा गया है। ठीक है, टू सम एक्सटेंड जो है को वारंटो को भी जो है पोस्टमार्टम का, क्योंकि ऑप्शन एक ही है इसमें से, तो को वारंटो में कि क्या होता है कि कोई पब्लिक ऑफिस है उसमें व्यक्ति वहाँ पर पहले से ये कर चुका है, यानी उस पद पर वो चला गया, नौकरी कर रहा है या ज्वाइन कर चुका है, उसके बाद का एक्शन है। ठीक है, तो को वारंटो भी टू सम एक्सटेंड तक पोस्टमार्टम या सरसरी दोनों को दिखाता है। लेकिन एक बार ये प्रीवियस बीपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ और आयोग के हिसाब से इसका आंसर सरसरी दिया गया। तो अब फ्यूचर में लेकिन अगर आप देखिएगा तो को वारंटो में वही है कि जो व्यक्ति है वो तो उस पद पर ज्वाइन कर चुका है, उसके बाद में उस पर रिट हुआ, तो दोनों में घटना के बाद ये चीज़ें हो रहे हैं। तो एक्चुअली में दोनों होना चाहिए, लेकिन जो आयोग का आंसर है वो सी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द रीट विच मे बी फाइल्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू पर्सनल फ्रीडम इज, ये आपका जो है हिबस कॉर्पस, हम लोग जस्ट चर्चा किए अभी जस्ट ऊपर में। ये आपका आर्टिकल कहता है कि मैच करना है। ठीक है, आर्टिकल 16(2) हम लोग ऊपर में डिस्कशन कर चुके हैं, 29(2) भी डिस्कशन कर चुके हैं, 31 भी डिस्कशन कर चुके हैं और 31A भी डिस्कशन कर चुके हैं। तो ये जो ऑप्शन है इसको आप इजीली जो है आप उसको मिलान कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको अगर याद हो आर्टिकल 16 किससे रिलेटेड है, आर्टिकल 16 रिलेटेड है जो एम्प्लॉयमेंट जो होता है उसमें किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो उसके लिए। ठीक है, तो उसका आप देखिएगा तो ये वाला होगा कि नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रेस रिलीजन कास्ट के आधार पर किसी भी प्रकार का जो है एम्प्लॉयमेंट में उनको जो डिस्क्रिमिनेशन ना हो। अब उसी तरीके से अगर आप 29 का अगर आप देखिएगा तो उसमें हम लोग इस बात का डिस्कशन किए कि हर को दो प्रोविजन है उसमें कि हर व्यक्ति हर किसी भी सेक्शन को सिटीजन को यह राइट है कि वो अपने लैंग्वेज जो कल्चर है उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। प्लस सेकंड है कि कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो है वहाँ पर रिलीजन रेस कास्ट लैंग्वेज के आधार पर उनको उनका एंट्री नहीं रोका जा सकता है। ध्यान रखिएगा आर्टिकल 15 में हम लोग क्या पढ़ते थे कि सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, तो सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ 29 में नहीं है, लेकिन यहाँ उसके जगह जो है लैंग्वेज है, यानी लैंग्वेज के आधार पर किसी को जो है एडमिशन उस आधार पर नहीं रोका जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोग पढ़े थे 29 में। उसी तरीके से जो है आपका अगर आप आर्टिकल 30 की बात कीजिएगा तो यहाँ देखिए इसमें ऑल माइनॉरिटी वेदर बेस्ड ऑन लैंग्वेज एक मिनट इसको डिलीट करने दीजिए, रिलीजन और लैंग्वेज शैल हैव राइट टू एस्टेब्लिश, ये हम लोग स्टडी किए कि आर्टिकल 30 में ये दिया गया है कि अपने वो रिलीजियस माइनॉरिटी जो है अपने इंटरेस्ट को बचाने के लिए जो है एस्टेब्लिश कर सकते हैं माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, उसको एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं। ठीक है, 31A ये जो है वो है वर्तमान समय में तो ये इसको रिपील कर लिया गया है आपका 44th अमेंडमेंट के बाद, लेकिन पूर्व में था कि किसी व्यक्ति कोई पर्सन का प्रॉपर्टी तब तक नहीं लिया जा सकता जब तक कि उसके लिए कोई कानून नहीं बना। आपको पता होगा कि पहले जो है फंडामेंटल राइट था 31 जिसको कि 44th अमेंडमेंट के बाद रिपील कर लिया गया। वर्तमान में भी 300A के तहत जो है लीगल राइट के रूप में है या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के रूप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसमें भी मैच करने का है। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज
किससे रिलेटेड है? आपको पता है कि फंडामेंटल ड्यूटी जो है, इसमें आप अगर ऑप्शन देखिएगा तो आपको अगर इसमें ऑप्शन के हिसाब से 42nd अमेंडमेंट होगा, क्योंकि 42nd अमेंडमेंट के द्वारा ही जो आपका फंडामेंटल ड्यूटी जो है 51A जो है आपको ऐड किया गया था। ठीक है, ये आपको जहाँ भी ऐड दिखता है यानी वो अमेंडमेंट का है। ठीक है, पार्लियामेंट कैन जो है अमेंड जो है आपका फंडामेंटल राइट। एक जो है डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर आपको पता है कि केशवानंद भारती केस बहुत ही फेमस है, आपको पता है। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक बहुत बार हम लोग चर्चा कर ले कि आर्टिकल 23। लास्ट में एक जो बच गया आपका वो क्या है, मिनर्वा मिल केस, जिसमें कि पार्लियामेंट जो है फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकता है। एक्चुअली में केशवानंद भारती केस में ही इस बात को स्पष्ट किया गया था कि पार्लियामेंट के पास पावर है फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने का, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं कहते। तो केशवानंद भारती में भी इस बात को कहा गया था, लेकिन पुनः जो है मिनर्वा मिल के जो केस है उसमें रीइटरेट यानी पुनः उस बात को रिपीट किया गया था। लेकिन क्योंकि मिलान करना है तो उसी स्थिति से इसका आंसर जो है मैच मिनर्वा मिल में हो जाएगा, क्योंकि केशवानंद भारती केस का जो है बेसिक स्ट्रक्चर हो चुका है। ठीक है, तो बस उसी स्थिति के कारण आप मिलान कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो है इसमें क्या है, आर्टिकल्स मिलान करना है। एबोलिशन ऑफ टाइटल्स आपको पता है कि जो है आर्टिकल 18 में है मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, ये भी आपको पता है कि 26, प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज ऑफ मिनोरिटी 29, राइट टू एजुकेशन 21A। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें डिस्कशन हम कर चुके हैं, आप जो है मिलान इसका कर लीजिएगा जो भी रहेगा। ये है बीच ऑफ द कौन सा स्टेट भारत रत्न और पद्म अवार्ड्स के बारे में क्या सही है। भारत रत्न अवार्ड्स आर टाइटल्स अंडर द आर्टिकल 18, ठीक है, of the Constitution of India. The Padma Award which were inserted in the 1954 were suspended only once. The manner of Bharat Ratna Awards is restricted to a maximum of 5 in a particular year. ठीक है, तो इसमें पॉलिटिक है, ऐसे ही ये तीनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, और आपको यह भी पता है आर्टिकल 18 के तहत जो हेरिडेटरी जो टाइटल होते थे उसको जो है बैन किया गया है। ठीक है, जैसे राय बहादुर, राजा, इस तरीके का जो टाइटल था उसको बैन किया गया है। लेकिन अभी भी आर्टिकल 18 के तहत भी जो है आपका जो आप कह सकते हैं जो प्रोफेशनल डिग्री है जैसे कि पीएचडी है या फिर मिलिट्री जो है, यानी कहने का मीनिंग है एकेडमिक जो डिग्री है वो मिलता है, जैसे पीएचडी में डॉक्टर्स मिलता है, उसी तरीके से जो है आपका जो मिलिट्री में जैसे कि कर्नल है या उस तरीके का, उसी तरीके से पद्म विभूषण इत्यादि जो है उसका दिया जा सकता है टाइटल, लेकिन उसको सफिक्स या प्रीफिक्स के रूप में यूज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपका तीनों चीज़ सही है। दी स्कोप ऑफ द आर्टिकल 21 टू इंक्लूड द इंक्लूजन, ये देखिए सर्वप्रथम जो है उना कृष्ण केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है रिकॉग्नाइज किया गया था, बाद में जो है 21A के रूप में फिर ये आपका 86 अमेंडमेंट के द्वारा जो है 2009 में जो है आपका ये एक्ट आया। ठीक है, इसमें जो है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का प्रावधान किया गया, 6 साल से 14 साल के बच्चे को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन आर्टिकल 21A के तहत दिया जाने का प्रावधान हो गया, यानी कि हर बच्चे का वो फंडामेंटल राइट हो गया। बाई विच फॉलोइंग राइट टू एजुकेशन एक्ट भी आया, आपको पता है। बाई विच ऑफ द फॉलोइंग केस पार्लियामेंट गोट द राइट टू अमेंड, ये किसके माध्यम से, आपको पता है बहुत ही फेमस केस है केशवानंद भारती केस। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, सेलेक्ट द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर विथ द स्टेट। गोलकनाथ केस, केशवानंद भारती केस, मिनर्वा मिल केस और ए गोपालन केस। ठीक है, तो देखिए ए गोपालन केस सबसे पहले आया। ठीक है, ए गोपालन के बाद आपको ये आपका उसमें गोलकनाथ केस आया, फिर जो है आपका केशवानंद आया, फिर मिनर्वा मिला। अगर आपको सीक्वेंस अच्छे से नहीं पता है तो जैसे जितना बार हम कहे हैं आपको ध्यान हो जाएगा। ए गोपालन केस क्या होता है, आज़ादी के जस्ट बाद का ये बात है कि इनको जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत जो है 1950 में जो है एक्ट आया था, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, डिटेन किया गया था। और जब ये सुप्रीम कोर्ट गए थे तो ये कहा गया था कि आपको जो उस समय जो आर्टिकल 21 है वो उस तरीके का डिफेंसिव था कि अगर राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को तब तक नहीं आप कह सकते हैं सीज किया जा सकता है, रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है जब तक कि कोई कानून नहीं बने।
यानी कि पूर्व में जो है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ का कंसेप्ट था इंडिया में। तो इसके तहत इनकी अरेस्टिंग हुई थी, तो ये 1950-51 की बात है। तो ये सबसे पहला केस है, ठीक है। बाद में जिसमें हमको आर्टिकल 21 में इस बात का चर्चा भी की है कि मेनका गांधी केस के बाद जो है फिर जो है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का जो है इंडिया में कंसेप्ट आया था। तो ये सबसे पहला केस है। उसके बाद आपको पता है कि गोलकनाथ केस के पूर्व जो है उस समय केस आ चुका है आपका सज्जन सिंह केस आ चुका है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है ना कि पहले ये डिसाइड हुआ था कि पार्लियामेंट को पावर है अमेंड करने का, ठीक है। फिर सडनली जो है गोलकनाथ केस में ये कर दिया गया कि नहीं, पार्लियामेंट को पावर नहीं है क्योंकि यह जो है सैंक्रोसेंट है। लेकिन फिर जो है एक बैलेंस्ड आउट हुआ ये केशवानंद भारती वाले में 1973 में। तो इस तरीके से चीज़ें चला है। अगर आप इसको अच्छे से दिमाग में स्टोरी के हिसाब से अगर आपको पता होगा तो बहुत आसानी से आप इसको अरेंज कर लीजिएगा। केशवानंद भारती केस में जो हुआ, ठीक है, उसके बाद फिर 1980 में जो है आपका फिर जो है मिनर्वा मिल केस होता है, ठीक है। उसमें जो है आपका एक्चुअली में आर्टिकल जो 31 का के तहत सी का जो प्रावधान है उसमें ये प्रावधान है कि अगर कोई भी जो कानून है 39B और सी को जो है तो इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर कोई कानून बनाया जाता है तो उसको उस आधार पर कि आर्टिकल 14 और 19 का जो वायलेशन है उसके आधार पर नहीं किया जा सकता। तो ये था आपका 25वां अमेंडमेंट के द्वारा पार्लियामेंट के द्वारा लाया गया था। बाद में क्या होता है कि जो है पार्लियामेंट के द्वारा जो है उसको इन्हांस किया जाता है कि नहीं 39B/C नहीं, किसी भी कानून को जो है अगर कोई भी DPSP है उसको लागू करने के लिए अगर कानून लाया जाता है तब फिर उसको जो है कहीं पर भी रोका नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये आपका घटना है 42nd अमेंडमेंट का जो 1976 का बात है, ठीक है, ठीक है। ये इमरजेंसी के समय की सारी बातें हैं। तो उसके बाद फिर ये कोर्ट में जाता है और मिनर्वा मिल में जो है उस पार्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया जाता है, ठीक है। तो अगर आप इस स्टोरी को अगर आप समझे होंगे तो आप अच्छा से समझ गए होंगे कि सबसे पहले क्योंकि के गोपालन केस जो है जो हम लोग फेमसली जो है आर्टिकल 21 के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं, तो ये तो आपका 1950s का बात हो गया, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले जो है गोलकनाथ केस आया, फिर जो है केशवानंद भारती केस आया, फिर जो है पार्लियामेंट के द्वारा 42nd अमेंडमेंट आया, फिर जो है उसको कोर्ट में जो है इसके जो सर्टेन प्रोविजंस को जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया गया मिनर्वा मिल में, ठीक है। 42nd अमेंडमेंट बहुत सारा अमेंडमेंट किया गया था, लेकिन हम आपको ये क्योंकि अरेंज करने के हिसाब से है तो एक सिंपल जो फेमस जो बेसिक स्ट्रक्चर में जो चीज़ चलता है उस हिसाब से आपको समझाएं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज प्रोपाउंडेड दी बेसिक स्ट्रक्चर, ये फेमस आपका है केशवानंद भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। विच वन ऑफ द आउटलाइन बेसिक स्ट्रक्चर, ये भी सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। राइट टू प्रॉपर्टी क्या है, लीगल राइट है, वर्तमान समय में चर्चा कर चुके हैं ऊपर के लेक्चर्स में। इसमें कहता है राइट टू प्रॉपर्टी बाय डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट, ये भी 1970 ये हम लोग ऊपर में चर्चा कर चुके हैं कि 44th अमेंडमेंट में कैसे ये किया गया। राइट टू प्रॉपर्टी या लीगल राइट ये भी हम लोग जो है चर्चा कर चुके हैं। तो जो इस स्थिति में दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट टू अप्रूव, ये भी सेम क्वेश्चन है, ठीक है। 44th अमेंडमेंट के द्वारा किस तरीके से जो है आपका ये किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग राइट टू प्रॉपर्टी हैज बीन ओमिटेड, ये भी सेम क्वेश्चन है 44th अमेंडमेंट के द्वारा, ठीक है। आगे देखते हैं। व्हेन वाज द फंडामेंटल एबोलिश्ड, ये भी सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी यानी कि ये बहुत फेमस क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम्स में आया है। 44 जो संपत्ति का अधिकार जो 44वें के द्वारा किया गया है इसको जो है बार बार रिपीटेटिव एग्जाम में 1978 में जो हुआ है, तो इसको जो है अच्छे से ध्यान रखिएगा। राइट टू प्रॉपर्टी जो है अभी लीगल राइट है, इसको ध्यान रखिएगा। राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया क्या है, ये भी सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसीलिए इसको लीगल राइट है, इसको याद रखिए। राइट टू प्रॉपर्टी कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार लीगल राइट है, इसको हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं डिटेल से।
फॉर्म दी, ये 44th अमेंडमेंट के बारे में है। तो देख लीजिए, ये जो है अलग अलग एग्जाम से क्वेश्चन उठाए गए हैं, कितना रिपीटेटिव है। नोट ए फंडामेंटल राइट, तो ये जो है आपका लीगल राइट हो गया है, डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोट अमंग द 6 राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू प्रॉपर्टी, एक्सप्लॉयटेशन, ये हम लोग चर्चा कर चुके कि प्रॉपर्टी को जो है भी डिलीट, ये हटा दिया गया है फंडामेंटल राइट से। नोट ए फंडामेंटल राइट्स, तो ये भी प्रॉपर्टी वाला ही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नोट ए फंडामेंटल राइट, ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी सेम ऑप्शन है, तो सेम ही क्वेश्चन है। विच ऑफ द डज नॉट राइट, ये भी जो है आपका इक्वालिटी तो है, फ्रीडम भी है, लिबर्टी है, इक्वल शेल्टर का कोई फंडामेंटल राइट है नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। राइट टू इक्वालिटी इज गारंटेड बाय 5 आर्टिकल्स इन दीज आर, ये फिर से रिपीटेटिव क्वेश्चन है, आर्टिकल 14 to 18 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द अवेलेबल टू अंडर द राइट टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, बिल्कुल सही है, ठीक है। ऑल पोर्शन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, तो ये सेम रिपीटेटिव क्वेश्चन है, इसलिए इसको जो है नेक्स्ट करते हैं हम लोग। ये मैच करने का है। चूज द फॉलोइंग, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, राइट ऑफ माइनॉरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड लिबर्टी। चूज दी फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल टू बट नॉट टू एलियंस, कहता है कौन सा आर्टिकल सिटीजन को है लेकिन एलियंस को नहीं। एलियन मतलब जो भी विदेश कंट्री के, चाहे वो टूरिस्ट हो सकते हैं, मेडिकल वीज़ा पर आए, मेडिकल के लिए आ सकते हैं, ठीक है, या फिर जो है एजुकेशन पर्पस के लिए आए होंगे, जो भी है। तो याद रखिएगा, एक बार बता देते हैं, बस इसको ध्यान रखिएगा। तो इस टाइप का जो भी सवाल रहेगा, 15, 16, 19, 29 एंड 30, ये जो आर्टिकल्स हैं, ये जो है एलियंस है उनको प्राप्त नहीं है, ये ओनली सिटीजन्स के लिए है। तो ध्यान रखिएगा, इस तरीके का जो भी सवाल आएगा 15, 16, 19, 29, 30, इसको आप मेमोराइज कर लीजिए, बाकी जो भी क्वेश्चंस रहेंगे इससे बन जाएंगे, ठीक है। तो उस आधार पर आपका जो है आप ऑप्शन ये आप छाटिएगा तो बन जाएगा। देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन क्या है, 19 है, ठीक है। इक्वलिटी बिफोर लॉ क्या है, 14 है, ठीक है। राइट ऑफ माइनॉरिटी जो है आपका 29, 30 है, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ 21 है, ठीक है। तो आप देख लीजिए, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो इसमें से आप देख लीजिए तो आंसर 1 and 3 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। स्टेइंग इन इंडिया, ये कौन सा क्लेम नहीं कर सकता। जैसे ये आपका, हम आपको बताया कि 15, 16, 19, 29, 19, 29, 30 याद रखिएगा, ठीक है। तो आप देखिए कि 19 इनको जो है ये ब्रिटिश यूनियन कैन नॉट क्लेम, क्यों ट्रेड का क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि ये 19 का पार्ट है। बाकी देखिए, इक्वलिटी बिफोर लॉ 14 है, ये देखिए 21 है, ठीक है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन देखिए 25 से 28 है, तो इसमें है नहीं है, इसलिए क्या है 19 का पार्ट है, इसलिए वो क्लेम नहीं कर सकता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन रिकॉग्नाइज फंडामेंटल राइट्स बाय सुप्रीम कोर्ट, राइट टू शेल्टर, राइट टू ट्रेवल अब्रोड, राइट टू पे इक्वल, ये सारे जो चीज़ है ये सभी जो है आर्टिकल 21 के को जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फंडामेंटल राइट्स का पार्ट माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन हेल्ड द राइट टू होस्ट नेशनल फ्लैग, ये जो है हम लोग ऊपर में भी डिस्कशन कर चुके हैं कि आर्टिकल 19 के तहत जो है इसको फंडामेंटल राइट जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बताया जा चुका है। विच राइट टू प्रॉपर्टी ऑफ वंस चॉइस, विच वंस राइट टू मैरी वन चॉइस, ये आपका आर्टिकल 21 के तहत है। इवन रिसेंटली जो है हादिया केस में इस चीज़ को फिर से दोबारा जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बताया गया, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इज नॉट अवेलेबल टू दी फोर्थ, ये सेम जैसा कि आपको बताया 15, 16, 19, 29, 30, ठीक है। इसमें से अगर है तो नहीं होगा। देखिए, ये देखिए फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये 19 है तो ये नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर भी हो जाएगा। बाकी देखिए 14 है, 21 है, 23, 24 है, ठीक है। तो आप इसके लिए आंसर इसका इजीली निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडिया रिलेटेड टू इक्वालिटी बिफोर लॉ, तो ये 14 से 18 है, तो इसमें एक ही आर्टिकल है, इसलिए 14। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स आर नॉट अवेलेबल टू ऑल पर्सन टू इंडिया, ठीक है। ऑल सेलेक्ट बाय यूजिंग अवेलेबल आर नॉट अवेलेबल टू ऑल पर्सन। इक्वलिटी बिफोर, ये सेम जो ऊपर में चर्चा किए हम, उसी से आ जाएगा आपका। राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, राइट टू मूव फ्रीली, राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन कोड, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है कि राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन कोड, ठीक है। इसमें तो सर्टेन आपका जो है क्राइटेरिया रहेगा, जो भी एज का क्राइटेरिया है या उस तरीके से। थर्ड जो है फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री। अभी देखिए इसमें क्या है ना, सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे कि प्रोस्टिट्यूट्स है या आपका HIV एड्स है, उस तरीके से रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है। उसी तरीके से राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन में भी जो है आपका सर्टेन जो है एब्सोल्यूट नहीं है। आप देखें कि किस तरीके से हम लोग जो है चर्चा किए थे, ठीक है, कि OBC रिजर्वेशन ETC, तो एब्सोल्यूट के सेंस में ये पूछा है, इसलिए जो है आपका आंसर 2, 3, 4 हो जाएगा। लेकिन राइट टू इक्वलिटी में उसका कोई बात नहीं है, इक्वलिटी बिफोर लॉ तो सबके लिए जो भी रहेगा उसमें रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है आपको आर नॉट अवेलेबल टू ऑल पर्सन, तो इसीलिए उस तरीके से, क्योंकि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के तहत कुछ ना कुछ लोग जो है उससे एक्सक्लूड हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट्स कॉन्फर्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ऑल्सो अवेलेबल टू नॉन सिटीजन। जो हम लोग अभी चर्चा की है कि 15, 16, 19, 29, 30, इसको छोड़ के जो भी होगा, अब जैसे कि 32 है तो वो होगा ही, ठीक है। ये देखिए स्पीच आपका 19 का पार्ट, 19 का पार्ट है, ये है, ये तो फंडामेंटल है नहीं, राइट भी नहीं है, तो इसी स्थिति में आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। वन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स रीड विद a word socialist used in the preamble of the constitution enable to fundamental equal। ये देखिए ये देखिए आपका जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा, राइट टू इक्वालिटी होना चाहिए। एक तो 14 में ये हो गया, 16 में एम्प्लॉयमेंट की बात हो गया, तो दोनों जो है लिंक है, दोनों के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखिएगा तो ये चीज़ें आपको सही हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इनेबल्ड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिड्यूस ए फंडामेंटल टू इक्वल पे, ये सेम क्वेश्चन है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन गारंटीज इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ, ये भी रिपीटेटिव क्वेश्चन है, आर्टिकल 16 हम लोग स्टडी कर चुके हैं डिटेल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है OBC का रिजर्वेशन जो है किस आर्टिकल के तहत दिया गया था, ठीक है। ये हम लोग जो है स्टडी कर चुके हैं 15(4) एंड 16(4). आर्टिकल 15 में जो मिलता है वो किस में मिलता है, आपका जो रिजर्वेशन है आपका उसके लिए प्रावधान है, और 16 में जो है हम लोग जो है OBC जो रिजर्वेशन है उसकी बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी में। और अलग तरीके का जो अब रिजर्वेशन है, जैसे कि कोई इलेक्शन के अंदर जो है रिजर्वेशन है इतने % इस कास्ट के लिए रहेगा, या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का है, हालांकि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का पार्ट 5 अलग से है, लेकिन अन्य तरीके का जो प्रोविजंस है वो आपका 15(4) में है, प्लस जो आपका 16(4) में जो है आपका OBC रिजर्वेशन का बात किया गया है, तो इसलिए 15(4) एंड 16(4) के तहत ये रिजर्वेशन दिया गया। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइजेज, ठीक है, ये जो है यहाँ पर रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी को जो है रिकॉग्नाइज करता है। राइट टू एजुकेशन टू ऑल ग्रुप्स इज ए क्या है, ये आज के समय में आर्टिकल 21A के तहत क्या है, फंडामेंटल राइट है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। व्हेन वाज द राइट टू एजुकेशन अमेंडेड, ये जो है करंट अफेयर्स के हिसाब से जब ये क्वेश्चन पूछा गया होगा तो उस समय रहा होगा, आज के समय में डेट के हिसाब से क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए ह्यूमन राइट एज वेल एज फंडामेंटल राइट, ये जो है राइट टू एजुकेशन आप समझ सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल, ये बिल्कुल सही है कि ये जो फंडामेंट 6 साल से 14 साल तक का है 21A अमेंडमेंट के बाद। इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री राइट टू एजुकेशन इज इंडिस्पेंसेबल इन इंटरप्रिटेशन
ऑफ द राइट ऑफ द डेवलपमेंट, ये दोनों बात जो है बिल्कुल सही है और एक दूसरे से को एक्सप्लेन भी कर रहा है, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि विच ऑफ द फॉल कैन नॉट बी सस्पेंडेड, कौन सा सस्पेंड नहीं होता। आपको पता है कि आर्टिकल 20 और 21 जो है सस्पेंड नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर जो है देखिए राइट टू आपका लाइफ एंड प्रॉपर्टी 21 है, इसलिए इसका आंसर जो है आपका बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दी वर्ड हिंदू इज नोट, हिंदू में देखिए हिंदू का मीनिंग क्या होता है। हिंदू का मीनिंग हिंदू प्लस बुद्धिस्ट प्लस जैन प्लस सिख, पारसी नहीं होता इसके अंदर। ठीक है, इसलिए आंसर इसका पारसी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा पारसी जो है हिंदू के जो डिफिनेशन है उसके अंदर का पार्ट नहीं है। हम लोग देखते हैं इन इंडिया इफ रिलीजियस सेक्टर इज गिवन द स्टेटस ऑफ नेशनल माइनॉरिटी व्हाट स्पेशल है, अगर स्टेटस मिल जाता है माइनॉरिटी का तो क्या है, इट कैन एस्टेब्लिश एक्सक्लूसिव एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये बिल्कुल सही है। आर्टिकल 30 के तहत प्रावधान है कि जो भी माइनॉरिटी हैं वो एक्सक्लूसिव ही अपना जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है वो ओपन कर सकते हैं। उसमें प्रोविजन है इंस्टीट्यूशन 3 प्रकार से हो सकता है। स्टेट से वो रिकॉग्निशन ले सकता है, एड भी ले सकता है, या सिर्फ स्टेट से रिकॉग्निशन ले सकता है, एड नहीं ले सकता है, या ना रिकॉग्निशन चाहिए ना एड चाहिए। ऊपर 2 केस में जो है स्टेट जो है उसको रेगुलेट कर सकता है। ठीक है, डिटेल से क्लास में बताया हुआ। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑटोमेटिकली नॉमिनेट्स द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कम्युनिटी टू लोकसभा। ठीक है, ये ऐसा कोई प्रावधान जो है माइनॉरिटी होने के साथ नहीं है। ठीक है, इट कैन डेराइव बेनिफिट्स फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर 15 पॉइंट प्रोग्राम, ये जब सवाल पूछा गया होगा उस समय उस तरीके के प्रोविजंस जो है बनाए गए, तो उस स्थिति में इसका आंसर 1 और 3 है। ठीक है, एन एक्यूज ऑफ एनी ऑफिस कैन नॉट बी कंपेल्ड टू विटनेस अगेंस्ट विच ऑफ दियर, ये आपका आर्टिकल 20 का पार्ट है। आपको पता है कि 3 तरीके से जो है जो भी कन्विक्शन के अगेंस्ट उनको जो प्रोटेक्शन दिया गया है उसमें 3 चीज़ है। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, यानी कि जो जिस चीज़ का लॉ नहीं बना हुआ है अगर वो क्राइम किया जाता है, अगर क्रिमिनल केसेस की बात है तो उनको सज़ा नहीं होगा, और जिस डेट में जो कानून है उसके हिसाब से जो सज़ा है उतना ही सज़ा हो सकता है। ठीक है, दूसरा है कि एक ही सज़ा के लिए डबल जियोपार्डी का कंसेप्ट है कि अगर एक ही क्राइम के लिए 2 बार सज़ा नहीं हो सकता। ऑल द सेम क्राइम के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव अगर एक्शन लिया जाता है कोई जॉब में है तो वो एक्शन यानी डिपार्टमेंटल एक्शन, और प्लस जो जुडिशियल जो एक्शन है वो अलग अलग हो सकता है। तीसरा है सेल्फ इनक्रिमिनेशन, यानी कोई व्यक्ति को अपने खिलाफ ही गवाही देने के लिए जो है कंपेल नहीं किया जा सकता है। ठीक है, जैसे पॉलीग्राफी टेस्ट है या उस तरीके का है, या पुलिस के सामने का जो बयान है कोर्ट में बहुत अधिक मायने नहीं रखता, लेकिन उनको जो ब्लड सैंपल है, स्पेसिमेन है, ठीक है, तो इन चीज़ों के लिए थंब इम्प्रेशन है वो उनको देना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। कौन विच ऑफ द आर्टिकल प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू एक्यूज रिगार्डिंग कन्विक्शन फ्रॉम डबल वार एंड सेल्फ, ये हम लोग अभी जस्ट डिस्कशन किए। ठीक है, आर्टिकल 20 के तहत नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस, ये हम लोग अभी बताए कि डबल जियोपार्डी का इसी को कंसेप्ट बोलते हैं। सेम ऑफेंस के लिए जो है उसको दोबारा जो है सज़ा नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये सेम क्वेश्चन है। विच आर्टिकल डॉक्ट्रिन ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ठीक है, ये हम लोग अभी चर्चा किए कि मेनका गांधी केस के बाद जो है इंडिया में जो है ड्यूअल प्रोसेस का लाभ है। उसके पहले जो है ये गोपालन का केस हम आपको बताया कि उस समय जो है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ की बात आर्टिकल 21 के तहत होता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच आर्टिकल गिव्स सेफ गार्ड टू फंडामेंटल राइट टू अरेस्टेड, ये आपको जो है हम लोग डिस्कशन किए कि आर्टिकल 22 के तहत जो है जो भी अरेस्ट होते हैं उनको प्रोटेक्शन दिया जाता है। क्या क्या दिया जाता है कि उनको सबसे पहले तो ग्राउंड बताया जाएगा कि किस आधार पर जो है अरेस्ट किया गया, उनको कोई एडवोकेट या लीगल प्रैक्टिशनर जो है उनको अपने पसंद से ले सकते, ये उनका अधिकार है। प्लस जो है उनको यह भी है कि 24 घंटे के अंदर जो है मजिस्ट्रेट के सामने, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित कराना पड़ेगा, एक्सक्लूडिंग जो है टाइम ट्रेवल। ठीक है, और अगर 24 घंटे के अंदर अगर उनको कराया जाता है, अगर उनका
मजिस्ट्रेट को सेटिस्फाइड नहीं होते हैं पुलिस के एक्शन से तो उनको जो है रिलीज किया जाएगा, ठीक है। तो ये उनका अधिकार है, ठीक है। नेक्स्ट, अंडर द प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट ए पर्सन कैन बी अरेस्टेड। हम लोग डिस्कशन किए कि दो तरीके का जो है प्रावधान होता है। एक अरेस्टिंग होता है प्यूनिटिव डिटेंशन, यानी कोई क्राइम कर चुके हैं, ठीक है, उसके बाद पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया, ये उसको बोलते हैं प्यूनिटिव। प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है कि ऐसा लग रहा है कि क्राइम कर सकता है, क्राइम एक्चुअली में हुआ नहीं है, तो पूर्व में जिसको अरेस्ट किया जाता है उसको बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। उसके लिए अलग अलग एक्ट है, जैसे टाडा आप सुने होंगे जिसको बाद में रिपील कर लिया गया। अभी वर्तमान समय में नेशनल सिक्योरिटी एक्ट आप जिसको सुनते हैं, या यूपा का सुनते होंगे, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट सुनते हैं, टाडा पोटा इस तरीके का मीसा पहले था। तो इसके तहत जो भी है प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के तहत मैक्सिमम 3 जो है उतना तक किया जा सकता है विदाउट ट्रायल, लेकिन उसके ऊपर जो भी होगा तो एडवाइजरी बोर्ड का अप्रूवल चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीड्स इज रिगार्ड ग्रेटेस्ट सेफगार्ड। ये हम लोग चर्चा कर चुके हैं, लिबर्टी वाला क्वेश्चन कि किस तरीके से इसका मीनिंग होता है टू हैव द बॉडी ऑफ कोर्ट के सामने इसको लाया जाएगा अगर जो है इलीगल, अगर इलीगलिटी इसको जो है चेक होता है और अगर सही ग्राउंड नहीं पाया जाता है तो रिलीज हो गया। बाउंडेड लेबर का जो है बाउंडेड लेबर है जो है एक्ट आया था आपका जो है 1976 में, ठीक है। चलिए, द चाइल्ड लेबर वाज प्रोहिबिटेड इन हजार्डस बाय, किसके द्वारा? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 24 जो है इस चीज़ को कहता है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी इसके रिगार्डिंग है, यूनाइटेड नेशन का चार्टर भी है, तो ये तीनों सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। विदाउट ड्यूटी आर लाइक, मतलब कहने का मतलब है कि राइट और ड्यूटी साथ साथ चलता है, इसलिए राइट जो है बिना ड्यूटी का जो है एक तरीके से है कि मैन विदाउट सॉल्ड, ठीक है। तो सिंपल है, आप इसको फिलअप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिलेशनशिप राइट्स एंड ड्यूटी। ये भी सेम ही है, राइट और ड्यूटी जो है कोरिलेटिव है, उसी से क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो सेम क्वेश्चन है, अलग। राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड एज एन इंट्रिंसिक पार्ट, ये भी हम लोग ऊपर में बहुत चर्चा कर चुके कि जो है जो पुट्टा स्वामी केस में आर्टिकल 21 के तहत जो है ये चीज़ें ये हुआ है, ठीक है। तो ये हम लोग जो है डिटेल से आज हम लोग जो है डिस्कशन किए आपके साथ। जितना भी क्वेश्चंस था प्रीवियस ईयर्स का, सभी क्वेश्चंस आपके साथ हम डिस्कशन किए हैं। फंडामेंटल राइट्स का यूपीएससी से लेकर नीचे जितने भी एग्जाम से सभी का क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अगर आप फंडामेंटल राइट्स का जो मेरा लेक्चर है वो और प्लस अगर आप क्वेश्चन सुन लेते हैं तो फंडामेंटल राइट्स है, क्योंकि हर साल 2-3 क्वेश्चंस आते हैं, तो आप ज़रूर अपने आप एग्ज़ाम्स में ज़रूर सोल्व कर पाइएगा। तो इस उम्मीद के साथ कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगेगा, जो है डिटेल से डिस्कशन किया गया है। किसी प्रकार का अगर आपको सजेशंस है, डाउट है, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या जो लिंक दिया हुआ उसमें पर्सनली भी कॉल करके भी आप जो है कंसल्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर जो है लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों के बीच जो है शेयर कीजिए। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।